नमस्कार बच्चों, मैं ओझा सर क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज व्याकरण के अंतर्गत कुछ बच्चों का ऐसा डिमांड हुआ कि सर अव्ययी भाव समास को एक बार हमें समझाने का प्रयास करें। तो उनके डिमांड को देखते हुए आज मैं अव्ययी भाव समास को आपके सामने में प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो कि क्लास 7 से ही लेकर के 10-12 तक के बच्चों के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। तो चलिए आज बिना समय को बर्बाद किए हुए आज हम लोग अव्ययी भाव समास को देख लेते हैं। इसे चूँकि समय का हमें बचत हो तो मैंने कुछ पॉइंट्स को यहाँ मैंने पहले से लिख दिया है, जिससे कि आपको थोड़ा समझने में सहूलियत हो। इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ अव्ययी भाव में हमें देखने के लिए मिलता है और आवश्यक है। वास्तव में यदि इसकी हम लोग बात करें अव्ययी भाव समास का, तो यदि हम डायरेक्ट आपसे इस विषय में यदि बात करें तो अव्ययी भाव समास में मुख्य रूप से जो अव्यय पद होता है, अव्यय कहें या उपसर्ग कहें, ये अव्यय या उपसर्ग किसी भी समस्त पद में उसका पूर्व पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। तात्पर्य यह है कि किसी भी समस्त पद, चूँकि हम जानते हैं कि समास में दो पद होते हैं, एक तो विग्रह पद होते हैं और एक समस्त पद होते हैं। तो जो भी समासिक पद होता है उसका जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। कहने का तात्पर्य है कि उसी अव्यय के साथ सुबंत पद का समास होता है और इस प्रकार से अव्ययी भाव समास का निर्माण होता है। वास्तव में जब हम समस्त पद जब उसका बनता है तो समस्त पद अव्यय हो जाता है, और कोई भी पद जब अव्यय बनता है तो आपको पता ही है कि उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है और नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। वास्तव में अव्ययी भाव समास को यदि आप देखें तो इनके भेदों को यदि आप देखें या कई अर्थों में होते हैं तो 16 अर्थों में अव्ययी भाव समास को हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पर हमें 16 अर्थों में देखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ हम केवल जो क्लास 10th में दिया गया है वो केवल 6 पढ़ना है। वो कौन सा 6 पढ़ना है आप यहाँ देख सकते हैं, उप है, निर है, अनु है, प्रति है, यथा है, श है। तो इस प्रकार से इन सभी समासों के इन्हीं अर्थों में 6 अर्थों में आज हम लोग देखेंगे। फिर भी एक नज़र हम डालते हैं पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, कहता है जिसमें पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता हो वही अव्ययी भाव समास होता है। अर्थात जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो वह अव्ययी भाव है। इसमें पहला पूर्व पद, पहला से मतलब है पूर्व और उत्तर, बाद वाले को उत्तर पद कहते हैं, पूर्व वाला जो होता है पहले को पूर्व पद कहते हैं। तो पूर्व पद अव्यय होता है और यही अव्यय प्रधान होता है तथा समस्त पद अव्यय बन जाता है जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समस्त पद नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। यह टोटल 16 अर्थों में होता है। क्लास 10 में जो देखेंगे वो ये 6 दिया गया जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। पहला इसमें है उप। उप के लिए हमने बताया कि समीप अर्थ में उप उपसर्ग का हम लोग प्रयोग करते हैं। समीप अर्थ वास्तव में अलग अलग उपसर्गों का अपना अलग अलग अर्थ होता है और उपसर्ग के माध्यम से किसी भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो आज हम इसी उपसर्ग या अव्यय का प्रयोग आज हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए समीप अर्थ में दिया गया है उप उपसर्ग का प्रयोग, उप अव्यय का। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि एक मैंने उदाहरण लिया है उप यमुनम, ठीक है ना, उप यमुनम। यहाँ पर देखिए मूल शब्द यमुना है और उससे पहले उप उपसर्ग आया है। यही कहा कि इसमें जो पूर्व पद होता है, यदि हम लोग इसकी बात करें समस्त पद की, तो इसकी जो पूर्व पद है इसका वो उप है, जो कि अव्यय पद है या उपसर्ग पद है। तो समस्त पद जो बना वो देखिए म हलंत करके नपुंसक लिंग के एक वचन में हुआ। अब इसके रूप को आप चला नहीं सकते, ना ही इसमें कोई परिवर्तन आप ला सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि सभी के सभी जो है वो अव्यय पद बन जाता है, नपुंसक लिंग बन जाता है। इसके यदि विग्रह वाक्य को यदि हम देखें इस समस्त पद के, तो यमुनायाः समीपम, एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि उप उपसर्ग से युक्त जो भी समस्त पद का जब हम विग्रह करते हैं तो उसमें हम लोग जो उसका सुबंत पद होता है, जैसे कि यमुनायाः सुमंत पद है और समीपम जो है यह अव्यय वाला पद है जो कि उप का अर्थ यहाँ द्योतित कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, बता रहा है। तो यमुनायाः का मूल शब्द हो गया यमुना, जो मैंने यहाँ लिखा है आप यहाँ ध्यान दें, यमुना मूल शब्द हो गया और समीपम के लिए उपसर्ग क्या आ गया, उप आ गया। तो यहाँ अब क्या करेंगे कि आपस की विभक्ति का लोप करेंगे। तो यमुनायाः में देखिए यमुना का रूप लता की तरह चला, लता के षष्ठी एक वचन में होता है लतायाः, है ना, लतायाः मतलब लता के समीप, यमुनायाः यमुना के समीप।
तो यहाँ पर यमुना के षष्ठी एकवचन में यमुनायाः हो गया। तो यहाँ पर जो याह देख रहे हैं ये षष्ठी विभक्ति का के लिए यूज किया गया प्रत्यय है, जो कि आप 21 प्रत्यय आपको पता है कि हर एक शब्द रूप के साथ सुऔजस, अमौट्सस, टाभ्याम भीष, इस प्रकार से करके पूरा 7 विभक्तियों तीनों वचनों में वो सुबंत पद लगते हैं। तो उन्हीं में से एक जो प्रत्यय वो है याह, जो षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, जैसे कि लताया होता है उसी प्रकार से यमुनाया हो गया। तो चूंकि उपसर्ग का जब हम प्रयोग कर रहे हैं समीप अर्थ में, तो इसके योग में हमेशा षष्ठी का ही प्रयोग करेंगे। तो यमुनायाः समीपम, तो यमुनायाः हमें लगी हुई जो विभक्ति याह है षष्ठी, इसका हम क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं। चूंकि समास में आपको पता है कि 2 या 2 से अधिक पद जब आपस की विभक्ति का लोप करके जब मिल जाते हैं तो उसी को हम लोग समास कहते हैं। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है संक्षिप्त रूप होना, उसके छोटे रूपों को प्रदर्शित करना, बताना, छोटा संक्षिप्त से संक्षिप्त शब्द को समास कहते हैं। तो यहाँ भी वही आपको करना है। यहाँ आपस की विभक्ति क्या है, याह, मूल शब्द हो गया यमुना। तो समास में क्या करते हैं, विभक्ति का लोप करके जो मूल शब्द है, उसके जो ओरिजिनल शब्द हैं, उसी को उससे हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिए यमुना को अब उप के साथ, उप अव्यय का यमुना सुबंत के साथ अब समास करेंगे। तो चूंकि उप जो है उपसर्ग है और उपसर्ग का स्थान सदा ही शब्द से पहले होता है, जैसे उप का यमुना से पहले होगा तो क्या हो जाएगा, उप यमुना, उप यमुना, है ना। ये देखिए उप आ गया पहले, यमुना शब्द हो गया। यहाँ पर देखिए यमुना शब्द जो आया है वो यमुना में अभी भी यमुना के नाम में लगा हुआ जो आ है, ये आ, ये अभी भी इस बात को बता रहा है कि यमुना शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है, जबकि नपुंसक लिंग एक वचन में समस्त पद इसका होना चाहिए, जैसा कि अव्ययी भाव समास में नियम बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसके आ को हम, एक सूत्र है ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, इस सूत्र के अनुसार यमुना में लगा हुआ जो ये आ देख रहे हैं आकार, ये आ को हम ह्रस्व में बदल देते हैं, ये जो है वो ह्रस्व में बदल जाता है। ठीक है, तो हो जाता है क्या, उप यमुन, यमुना यमुन हो गया, मतलब हो गया उप। और ये जो इसमें लगा हुआ जो अ है, यह चूंकि आ का ह्रस्व क्या होता है, अ होता है, आ का ह्रस्व होता है अ, तो इसका जो आ है वो ह्रस्व में बदल करके अ हो गया। और नाव्ययी भवात दतों तो पंचम्याः एक सूत्र है, इस सूत्र से जो है ये आपको सूत्र देखने के लिए मिलेगा, नाव्ययी भावा दतों तो पंचम्याः। ये देखने में तो बहुत बड़ा सूत्र है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो यही है। कहता है कि अदंत मतलब अकारांत वाले जो पद होते हैं, उस अकारांत वाले पद के अ को जो है वो यदि पंचम्यंत पद नहीं हो, अपंचम्याः, यहाँ तोड़ेंगे तो हो जाएगा अपंचम्याः। तो पंचमी से रहित मतलब पंचमी विभक्ति को छोड़ करके कोई भी अदंत शब्द से जो है अव्ययी भाव समास में उस अ को अम हो जाता है। मतलब ये जो अ है, इस अ को अम में बदल दिया जाता है। ठीक है, ये जो अ है मतलब उप यमुना में लगा हुआ जो आ है वो अ में बदल गया, तो हो गया उप यमुन न। और इसमें लगा हुआ जो अ है, ये अ आपको बदल गया अम में। ठीक है ना, कहने का तात्पर्य ये है, ये वह बदल गया अम में। तो अम में बदल गया तो क्या हो जाएगा, उप यमुनम। जब इसका फाइनली जब रूप बनाएंगे तो ये वाला रूप बन जाएगा जो यहाँ आप देख रहे हैं, उप यमुनम, उप यमुनम। ये जो है आपको यही अम, इसके अ को, लेकिन ये अम किससे हुआ, यही कहा नाव्ययी भवादतुम तो पंचम्याः, ये सूत्र से अ को अम आदेश होकर के उप यमुनम रूप बनता है। उसी प्रकार से उपगंगम भी बनता है। ठीक है, तो ये चूंकि वही लागू होगा, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। वैसे पद जो या तो अकारांत हो या फिर आकारांत हो, अकारांत या आकारांत पदों को छोड़ करके
कभी भी म हलंत नहीं होगा, अम आदेश नहीं होगा। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि यदि जैसे उपयमुना में देखिए आ लगा है, उसी प्रकार से जैसे रहेगा कि ग्रामस्य समीपम। अब इससे ज़रा हम हटाते हैं, जैसे कि ग्रामस्य समीपम, दूसरा इसमें उदाहरण लीजिए तो हो जाएगा ग्रामस्य समीपम, ग्रामस्य समीपम। अब यहाँ देखिए ग्रामस्य में मूल शब्द क्या है? ग्राम है, मूल शब्द ग्राम है। तो ग्राम में म में अ लगा है, तो जब भी इसका हम समस्त पद बनाएंगे, है ना, समीपम, समीपम के लिए उप आ गया, और ये उप आ गया पहले तो हो गया उपग्राम, और चूंकि ग्राम में म में अ लगा है इसलिए नाव्यय भवात सूत्र से ये अ जो है वो अम में बदल करके हो जाएगा उपग्रामम, ये रूप बन जाएगा। लेकिन क्यों उपग्रामम अम हुआ? क्योंकि म जो है अकारांत है, म में अ स्वर लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ जो है अम हुआ। लेकिन वैसे शब्द, वैसे सुबंत पद, जैसे यहाँ ग्राम है, यदि अकारांत या आकारांत यदि नहीं होंगे, जैसे ई लगा हो, उ लगा हो, तो उस स्थिति में वहाँ पर अम नहीं होगा। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। वहाँ पर म हलंत न होकर के जैसे यथाशक्ति, तो शक्ति में जैसे यथाशक्ति लिखते, भी आगे उदाहरण आएगा। जैसे देखिए यथाशक्ति, यथाशक्ति में, शक्ति में देखिए ई लगा है, तो यहाँ पर यदि आप म हलंत करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शक्ति में ई लगा है, अ या आ नहीं है। ठीक है, इसलिए शक्ति का शक्ति, ज्यों का त्यों, ये रूप इसी प्रकार से रहेगा। और इसमें बहुत ऐसे सूत्र हैं, विधि विधान हैं, जिसके चलते कि ये अव्यय भाव समास का बना हुआ रूप तैयार होता है। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा इसका है उप के बाद। अब चलिए आइए, तो उप हो गया, अब बचा नीर, दूसरा। इसमें दूसरा देखिए तो हो गया आपको नीर। नीर जो है हमेशा ही अभाव अर्थ में होता है, अभाव अर्थ में। ठीक है, निर अव्यय का, निर उपसर्ग का प्रयोग हमेशा अभाव अर्थ में होता है। जैसे जना नाम अभावः, इसका उदाहरण लीजिए, जना नाम अभावः। अभी हम एक एक उदाहरण लेंगे, फिर जब इसका प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर हम और लेंगे। तो अभावः के लिए आपको उपसर्ग कौन सा यूज हुआ? निर, ये हो गया निर। और जना नाम का मूल शब्द क्या है? जन है। जन मतलब आदमी, व्यक्ति, और बालक की तरह जन का रूप चला तो बालका नाम वैसे हो गया जना नाम, तो इसका मूल शब्द हो गया जन। अब जन में जो लगी हुई जो नाम, जो विभक्ति है, षष्ठी बहुवचन विभक्ति, इसका हम क्या करते हैं? लोप कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो मूल शब्द जन, और निर का जन के साथ समास होगा, तो हो जाएगा निर्जन। ये देखिए हो गया निर्जन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, निर्जन, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। र हलंत को ज के ऊपर रेफ में बदल जाएगा। अब देखिए न में अ लगा है, इसलिए यहाँ पर अम होकर के निर्जनम बनेगा समस्त पद। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा, निर्जनम। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था, नाव्यय भवात, इस सूत्र से जो है निर्जनम रूप अ को अम होकर के निर्जनम बना। नेक्स्ट, अब चलिए तीसरा है अनु। अनु का जो है दो अर्थों में प्रयोग होता है। एक तो पश्चात अथवा पीछे, है ना, पश्चात अथवा पीछे, और दूसरा होता है योग्य अर्थ में। ठीक है, योग्य अर्थ में। ये अनु का दो अर्थों में प्रयोग देखने के लिए मिलता है अव्ययी भाव समास में। अब इसके यदि दोनों उदाहरणों को हम लोग देख लें, पहले एक देखते हैं। जैसे रामस्य पश्चात, रामस्य पश्चात, तो रामस्य पश्चात में पश्चात के लिए आ गया अनु, और रामस्य का मूल शब्द हो गया राम,
इसमें लगी हुई जो स्य, जो षष्ठी विभक्ति है उसका हम लोप कर दिए, तो बच गया राम, और पश्चात के लिए अनु। अनु आ जाएगा पहले, राम से पहले, तो हो जाएगा अनुराम, मतलब राम के पीछे, ठीक है। और चूंकि म अकारांत है तो यहाँ पर अम होकर के हो जाएगा रामम, तो हो गया अनुरामम, राम के पीछे अथवा राम के पश्चात, दोनों अर्थ आपको यहाँ से मिलता है। इसी का दूसरा यदि आप उदाहरण देखें, ये पहला उदाहरण हो गया, दूसरा जिससे रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम सब हम विग्रह करके दे रहे हैं ताकि आपके अर्थ को समझने में आसानी हो। योग्यम के लिए कौन सा उपसर्ग आएगा? अनु, अव्यय आया उपसर्ग। रूपस्य के लिए रूप हो गया मूल शब्द, स्व का लोप हो गया, रूप का जो आप शब्द रूप चलाएंगे तो रूपम शब्द है नपुंसक लिंग, तो षष्ठी के क्वेश्चन में रूपस्य होता है, जैसे फलस्य, उस प्रकार से। तो ये स्व का लोप कर दिए तो हो गया रूप, तो अनुरूप, अनु पहले आ गया तो हो गया अनुरूप, अनुरूप हो गया। और चूंकि प में अ लगा है तो इसलिए म हलंत कर दीजिए। अनुरूपम, एक रूप के योग्य जो दूसरा रूप होता है उसी को अनुरूप कहते हैं, समान रूप जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, तो हो गया अनुरूप। फोर्थ में है प्रति। प्रति का जो है वो विवक्षा अर्थ में होता है ना, विवक्षा अर्थ में। विवक्षा अर्थ से कहने से मतलब है द्विरिक्ति, जब किसी पदों की जब पुनरावृत्ति होती है, जब बार बार एक ही पद की अनुवृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, उसी को हम लोग विवक्षा या द्विरिक्ति कहते हैं। तो यहाँ जो है प्रति का जो हम लोग उपसर्ग का जो प्रयोग करते हैं, अव्यय का प्रयोग करते हैं, वो विवक्षा अर्थ में ही करते हैं, द्विरिक्ति के अर्थ में करते हैं। जैसे कि आप यदि इसके उदाहरण को देखें तो दीनम, 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 दीनम प्रति, इसके विग्रह में भी हम लोग प्रति का प्रति ही रखते हैं, ये ध्यान देने की बात है। और हमेशा प्रति के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर दो दो सुबंत पद हैं तो किसी न किसी एक सुबंत पद के साथ अव्यय का अव्यय भाव समास होता है अव्यय पद का। तो इसमें से किसी भी एक, हम इसमें से एक अव्यय पद को हम छोड़ देंगे, है ना, तो बच जाएगा दीनम प्रति, दीनम प्रति। अब प्रति चूंकि उपसर्ग ही आ गया पहले तो बन गया प्रतिदिन, ठीक है। और चूंकि दिन अकारांत है, इसमें से विभक्ति का हम लोप करेंगे, दीनम की विभक्ति का दीनम लगी हुई जो द्वितीय विभक्ति है दीनम का, तो दिन हो गया, तो दिन प्रति, और जब अ लगा है तो अम हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रतिदिनम, ठीक है। इस तरह से इसका विग्रह पद और समस्त पद होता है। इसमें एक चीज ध्यान देने की है, वो ये कि दीनम, दीनम प्रति तो इसका विग्रह होता ही है, साथ में दीने, दीने प्रति भी होता है। सप्तमी का भी इसमें विग्रह पद में हम लोग करते हैं, दीने, दीने प्रति। इस तरह से भी द्वितीया का भी प्रयोग करके करते हैं या फिर सप्तमी का भी प्रयोग करके कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दीने, दीने प्रति, अथवा कई बार क्या होता है कि प्रति आपको नहीं दिया हुआ रहता है, सिर्फ पदों की जो है पुनरावृत्ति रहती है, द्विरिक्ति रहती है, तो उससे भी आपको समझ लेना चाहिए कि इसके लिए जो समस्त पद बनाएंगे तो इन दोनों पुनरावृत्ति वाले शब्दों के लिए हमें प्रति उपसर्ग का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये जरूरी है। तो यही आपका प्रति से संबंधित आपका समासिक उदाहरण था। अब नेक्स्ट चले आते हैं हम लोग यथा के लिए, पांचवा। देखिए यथा, यथा का प्रयोग जो है अनतिक्रम्य अर्थ में होता है, अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य अर्थ में, ठीक है। यहां पर ध्यान देने की बात है कि अनतिक्रम्य कहने से तात्पर्य है अपने दायरे में रह करके, सीमा का अतिक्रमण करके नहीं, है ना। आपकी जो सीमा जो निर्धारित की गई, आपका जो जितना सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुसार, मतलब सामर्थ्य का अतिक्रमण करके नहीं, वही होगा अनतिक्रम्य, मतलब सामर्थ्य के अंदर रह करके। तो इसके लिए हम लोग यथा अव्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अभी हमने उदाहरण दिया था, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य,
यहाँ पर देखिएगा शक्ति में अनतिक्रम्य के योग में शक्ति में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, द्वितीया विभक्ति लगी है। और जब इसके मूल शब्द को लेंगे तो क्या हो जाएगा, शक्ति इसका मूल शब्द हो जाएगा, शक्ति। द्वितीया विभक्ति का लोप कर देंगे, ये जो द्वितीया विभक्ति जो इसमें लगी हुई जो द्वितीया विभक्ति है इसका हम लोप कर देंगे तो मूल शब्द आ गया शक्ति। और अनतिक्रम्य के लिए कौन सा अव्यय आएगा, यथा आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यथा उपसर्ग या अव्यय का अर्थ अनतिक्रम्य होता है। चूँकि ये अव्यय उपसर्ग पद है इसको हम लोग पहले ले लेंगे तो हो जाएगा यथाशक्ति, यथाशक्ति। ठीक है। इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें देखिए अकारांत या आकारांत पद नहीं है, ये शक्ति में लगा हुआ ई है, ईश्वर है, तो इसलिए यहाँ पर अम नहीं होगा। ठीक है ना, सु आएगा या इसमें अम आप इसमें विभक्ति का जो है हम आगमन करेंगे, प्रत्यय को लगाएंगे, लेकिन फिर वो प्रत्यय का लोप होकर के पुनः जो है यथाशक्ति का यथाशक्ति ही, जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं उसी तरह से यहाँ संस्कृत में भी यथाशक्ति का यथाशक्ति इसी तरह से ज्यों का त्यों रहेगा। इसमें विसर्ग भी नहीं देना है। कई बच्चे क्या करते हैं, जब हम लोग बोर्ड में कॉपी चेक करते हैं देखते हैं तो वहाँ पर विसर्ग लगा देते हैं, विसर्ग भी नहीं लगाना है, चूँकि आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। अभी आपका जो सिलेबस बना है उसमें ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, तो वहाँ ऑप्शन से चुनने के लिए किसी में विसर्ग लगा हुआ रहेगा, किसी में म हलंत लगा हुआ रहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, बस जैसे शक्ति हम लोग हिंदी में लिखते हैं उसी तरह से संस्कृत में यथाशक्ति का यथाशक्ति रहेगा, उसी का आपको चुनाव करना, उसी को सही आंसर को चुनना है। ठीक है। अब चलिए ये नेक्स्ट इसमें लास्ट जो बचा है वो है स। स का अर्थ है सह, सह के अर्थ मतलब सहित के अर्थ में, है ना, सहित अर्थ में, सही अर्थ में, सहित के अर्थ में आपको स उपसर्ग का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे कि चक्रेन सह, है ना, चक्रेन सह। यहां पर देखिए चक्रेन का मूल शब्द है चक्र, मूल शब्द हो गया चक्र। सह के लिए स उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। सह का अर्थ साथ होता है, वैसे भी सह शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है, तो चक्रेन सह भी आप विग्रह कर सकते हैं या फिर चक्रेन सहितम भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ है सहितम, दोनों कर सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए जो अव्यय पद आएगा वो स आएगा उपसर्ग। तो चूंकि स उपसर्ग पहले आ जाएगा तो हो जाएगा सचक्र, ये आ गया पहले, चक्र के पहले, तो हो गया सचक्र। चूंकि चक्र में क्रौ में देखिए अ लगा है तो फिर यहाँ पर अ का अम हो जाएगा, तो हो गया चक्रम, सचक्रम आपको रूप बनेगा। ठीक है। एक चीज इसमें ध्यान देनी, देखिए चक्रेन में लगी हुई तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति का लोप कर दिए, दोनों पदों को हमने फिर समस्त पद बनाया, तो इसके लिए चक्रेन का मूल शब्द आ गया चक्र, एन का लगी हुई जो तृतीया विभक्ति है उसका लोप करके तो रूप बन गया सचक्रम। आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि परीक्षा में आपको यदि अपने से भी यदि बनाने के लिए रहता है तो ये प्रोसेस बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ या तो समस्त पद दिया हुआ है तो उसका विग्रह पद करना है, और यदि आपको विग्रह पद दिया हुआ है तो उसको आपको समस्त पद करना है। ठीक है ना, यदि समस्त पद दिया है तो ये विग्रह पद हो गया, ये समस्त पद हो गया, तो समस्त पद है तो विग्रह पद, यदि विग्रह पद दिया है तो समस्त पद। तो इस प्रकार से आपका जो क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड या और भी ये जैक बोर्ड है झारखंड बोर्ड या और भी बोर्ड में जो बच्चे पढ़ते हैं उस सभी के लिए जो है ये आपका सिलेबस यहाँ ये पूरा होता है। यही मोटा मोटी ओवरऑल हर जगह लगभग स्टेट में पढ़ाए जाते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरण है जो कि अव्ययी भाव समास जो अभी हमने पढ़ा उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल हमने दिए हैं, इससे प्रैक्टिस के तौर पर एक बार हम लोग बना लें, देख लें, जिससे कि और ज़्यादा अधिक से अधिक क्लियर हो जाए, कोई डाउट नहीं रहे। तो चलिए देखते हैं इस सक्रोधम। सक्रोधम इसका विग्रह हम क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था आपको कि सह या सह के अर्थ में इसका विग्रह करेंगे सहित में, तो सक्रोधम, क्रोधम इसका मूल शब्द है और स के योग में तृतीया विभक्ति तो हो जाएगा क्रोधेन, नहीं क्रोधेन सहितम, क्रोधेन सह अथवा सहितम, सहितम। ठीक है। इस प्रकार से मृगस्य पश्चात, पश्चात अर्थ में अनु
उपसर्ग लगाते हैं अनु का प्रयोग करेंगे। और मृगस्य है तो मृगस्य का मूल शब्द मृग आ जाएगा, तो हो जाएगा अनुमृगम, अनुमृगम। चूंकि ये पश्चात के लिए अनु आ गया और मृगस्य का मूल शब्द मृग है और मृग में अकारांत है, इसलिए म हलंत हो गया, अम हो गया, अ को अम हो गया। इस प्रकार से फिर विघ्न नाम अभावः, तो विघ्न नाम अभावः क्या हो जाएगा आपको? अभावः के लिए कौन सा उपसर्ग यूज करते हैं? निर, जो कि यहाँ मैंने बताया है आपको, निर होता है, तो इसके लिए निर आ गया। और विघ्न नाम का मूल शब्द हो गया विघ्न, तो हो जाएगा निर्विघ्न, ये हो जाएगा निर्विघ्न। लेकिन न अकारांत है, इसलिए अ जो है अम में बदल करके हो जाएगा निर्विघ्नम। ठीक है। इसी प्रकार से यथेच्छम, यथेच्छम में यथा इच्छम मतलब इच्छाम अनतिक्रम। यहाँ पर देखिएगा गुण संधि हो गई है, यही कारण है कि यथा जोड़ इच्छम, अ के बाद ई को ए हो गया है, तो जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर यथा अव्यय लगा हुआ है, ध्यान ये देना है। तो यथा के साथ इच्छम को, तो इच्छम मतलब क्या? इच्छाम अनतिक्रम में। जब इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा इच्छाम, इच्छा का अतिक्रमण नहीं करके, इच्छाम अनतिक्रम में, अनतिक्रम में इसका विग्रह हो जाएगा आपको। चूंकि अनतिक्रम के लिए यथा आ गया, जो मैंने पहले आपको समझाया था, और इच्छाम के लिए इच्छा है ही, तो इसकी विभक्ति का लोप कर दिए, आ को अ हो गया, इसलिए आपको हो गया यथेच्छम, इच्छा का आ का अ हो गया। तो इसके अनुसार जो है यही आपका विग्रह होता है। ठीक है। अब चलिए ये फिर उपनीडम, उपनीडम का हो जाएगा निडस्य समीपम। नीड कहते हैं घोंसला को, तो हो जाएगा निडस्य समीपम। उप का चूंकि समीप अर्थ में होता है, समीपम, समीपम, समीपम के लिए उपसर्ग आ गया उप, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था, उप हो गया। और चूंकि इसके योग में षष्ठी होती है तो निडस्य हो गया। नीड मतलब घोंसला, घोंसले के समीप उपनीडम। समयम अनतिक्रम में यथा समयम, यथा समयम। चूंकि अनतिक्रम के लिए यथा जाएगा और समयम के लिए समय हो गया, तो चूंकि ये अव्यय है तो पहले आ जाएगा, तो यथा समय, और अकारांत होने के चलते अम हो गया। प्रति जन्म, प्रति जन्म, प्रति लगा हुआ है, मतलब इसमें जो सुबंत पद है उसकी पुनरावृत्ति होगी, द्विरुक्ति होगी, तो हो जाएगा जन्म जन्म प्रति, अथवा जने जने प्रति भी हो सकता है। जन्म जन्म प्रति मतलब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जन, अथवा जने जने प्रति भी इसका विग्रह कर सकते हैं, है ना। जने जने प्रति। अब डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन क्या दिया गया है, उसके अनुसार आप ऑप्शन को चुनिएगा। धृतेन सह, फिर सह के योग में स हो जाएगा, और धृतेन का एन की विभक्ति का लोप हो जाएगा, तो हो जाएगा सधृतम, घी के साथ, सघृतम। घृत शब्द है, घृत मतलब घी, घी के साथ। हम लोग दाल खाते हैं घी के साथ, है ना, रोटी के साथ भी। उस प्रकार से गुणस्य योग्यम, योग्य के लिए अनु उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, तो अनु आ जाएगा पहले, और गुणस्य लगा हुआ जो प्रत्यय है इसका लोप हो जाएगा, तो हो जाएगा अनुगुणम, है ना, अनुगुणम। समस्त पद करने में कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, तो हो जाएगा अनुगुणम। और आसनस्य समीपम, आसन के समीप, बैठने का कहीं जो आसन होता है जहाँ पर बैठा जाता है उसके समीप, तो समीप के लिए फिर उपसर्ग आ जाएगा। और आसनस्य में लगी हुई जो ये लगा हुआ जो प्रत्यय है स्य, इसका लोप हो जाएगा, तो मूल शब्द हो जाएगा आसन। तो यहाँ हो गया समीप के लिए उप आ गया, और यहाँ पर आसनस्य का आसन आ गया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, उप में प में अ है और आसन का आ है, दोनों मिलकर दीर्घ संधि भी हो जाएगी। ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम समासिक पदों को जब जोड़ रहे हैं, समस्त पद बना रहे हैं, और उन दोनों पदों के बीच में यदि संधि आ जाती है तो संधि को जरूर करना चाहिए। ये हमारे व्याकरण का वो नियम भी है। तो पहले संधि का जो क्रिया है, जो संधि की जो क्रिया है उसे करनी चाहिए, इसके पश्चात जो है आपको फिर समस्त पद बनाना चाहिए, समासिक कार्य करना चाहिए। तो हो जाएगा उपासनम, उपासनम। यही कारण है, देखिए आसनम का
ये आ हो गया और उप में ओ, तो इसलिए उपासन हो गया, उपासनम। ठीक है, आसन के समीप। तो इस प्रकार से ये कुछ हमने उदाहरण आपको दिए और समझाए पुनः, ताकि आपने पिछली बार जो आपने जो नियम पढ़ा अभी इससे पहले, उस नियम को और आप अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से समझ लें। और ये सभी के सभी मैं आपको बता दूं कि ये बोर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं, गत वर्षों में बोर्ड में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैंने आपके लिए प्रैक्टिस भी दिया। चलिए, इसी क्लास के साथ आज का ये क्लास हम समाप्त करते हैं। और वो बच्चे जो हमारे चैनल को देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब उन्होंने नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में, बच्चों में शेयर करें, ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।